आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, हम उन्हीं एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। एक इसके निर्वाचन से पूछा जाता है, दूसरा निर्वाचन में ही हम कहें एक निर्वाचक मंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, तीसरा अगर हम बात करें तो इसकी पदावधि से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या हम कहें हटाने की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है, और फोर्थ जो है वो इसके कार्य से क्वेश्चन पूछा गया है। फिफ्थ डायमेंशन कहें तो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की तुलना से क्वेश्चन पूछा गया। इतने ही क्वेश्चंस बने हैं, हालांकि साथ में हम लोग ये भी देख लेंगे उसकी वेतन या परिलब्धि क्या होती है, ठीक है। एक एस्पेक्ट को और डिस्कस करेंगे। तो 5 डायमेंशन हमें डिस्कस करना है। तो पहले आप डाल लीजिए उपराष्ट्रपति है। आर्टिकल के बेसिस पर डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 63 कहता है, अगर कोई पूछे इसमें क्या है तो हम कहेंगे इसमें उपराष्ट्रपति का क्या है, पद। क्या लिखा गया है कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब यहां से कुछ बातें समझिएगा, थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। हमने बताया जैसे राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, वैसे ही एक वरीयता क्रम होता है। इस वरीयता क्रम पर हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो इसमें ये दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। कैसा पद है, दूसरा सर्वोच्च पद। सर्वोच्च पद पहला कौन सा है, राष्ट्रपति, और दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति। बात समझ रहे? तो ये आपको बात समझना है। अब हम लोग समझते हैं इसका निर्वाचन। इसका निर्वाचन सामान्यतः वैसे ही हो रहा है जैसे राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले निर्वाचक मंडल में भिन्नता है, तो निर्वाचक मंडल हेडिंग बना लीजिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो ध्यान दें, कौन पार्टिसिपेट करता है, संसद के सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब समझ रहे हो, यहां पर निर्वाचित सदस्य भी आ रहे हैं और मनोनीत दोनों। अब हमने राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल से कैसे भिन्न है ये बात समझी। हमने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य। फिर बताया था कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। फिर बताया था कि संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, पुदुचेरी हो, इनके भी निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहां कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, केवल संसद के सभी सदस्य करेंगे। मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा के। अगर हम सामान्यतः बात करें, जैसे 545 अगर लोकसभा में है और 245 वहां है, तो केवल इतने लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में। बात समझ पा रहे? तो ये किस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से भिन्न है वो समझ में। अब बाकी चीजें सब कुछ यहां पर एक चीज और हम बता दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जब पूछा गया कि भाई इनके निर्वाचक मंडल को इतना आसान क्यों, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो केवल असामान्य परिस्थितियों में उसे हमने कार्य सौंपे हैं, और सामान्य परिस्थितियों में केवल उसका कार्य पदेन सभापति रहना है राज्यसभा का। और इसलिए उसकी निर्वाचक पद्धति को इतनी, यानी उसे राज्यों का पार्टिसिपेशन उसमें जरूरी नहीं है। मीन्स क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया कि विधानसभा के सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाएं, तो उन्होंने क्या बताया, इसका मुख्य कार्य क्या है, राज्यसभा के, समझ रहे बात को, क्या राज्यसभा के पदेन सभापति रहना, और उसके लिए राज्यों की पार्टिसिपेशन की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी असामान्य परिस्थितियां जब बनेगी, जैसे तब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो उसके लिए, और वो भी अधिकतम लिमिट कितनी है, 6 माह की। तो आप बात स्पष्ट समझें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस निर्वाचक मंडल का समर्थन क्यों किया, ये बात मैंने यहां स्पष्ट की। अब निर्वाचक मंडल में इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो संसद के सभी सदस्य करते हैं, चाहे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। अगली बात समझेंगे हम लोग
अगर अच्छा बताइए, मैंने बताया था ये सब कैसे आप निगरानी करें। चुनाव का प्रकार क्या होगा इसका? अप्रत्यक्ष। बताइए क्या आप वोट डालते हैं? नहीं। और हमने बताया था पहचानना हो तुरंत ऐसे पहचाना, क्या हम लोगों ने वोट उसमें डाला? अगर नहीं डाला तो वो अप्रत्यक्ष। ठीक। अब पद्धति की बात करें, इनकी चुनाव की पद्धति कैसी होगी, तो हम लोगों को पता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। कैसी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यही राष्ट्रपति में भी थी, लेकिन मैंने ये बताया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति दो तरीके की होती है, याद है? एक एकल संक्रमणीय, जिसे एसटीबी बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, और एक लिस्ट सिस्टम बताया था जिसे सूची। अगर उनमें पूछी जाए तो एकल संक्रमणीय होगी। कौन सी होगी? एकल संक्रमण। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में भी एकल हस्तांतरण संक्रमणीय पद्धति। बात क्लियर सबको? दूसरी बात आप समझें, मैंने चुनाव का प्रकार बता दिया, पद्धति बता दी, कैसा मतदान होगा। एक खुला मतदान होता है, एक गुप्त मतदान। तो हमारे यहाँ एक बात याद रखेंगे कि लगभग 99% गुप्त मतदान ही होते हैं, है ना? भारत में वैसे भी देखिए गुप्त ज्यादा सब कुछ होता है ना? तो ये बात समझ काम सब होते हैं, बस गुप्त होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? तो निर्वाचक हमने आपको समझाया कि क्या है। अब बात कर लेते हैं योग्यताओं पर थोड़ी सी, कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है। तो योग्यताएं या अर्हताएं हम बोलते हैं, तो हम लोग योग्यताएं हेडिंग बना लीजिए। योग्यताएं, सबसे पहला जो है कि वो क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अब देखिए हमारे यहां एक चीज फिर समझ लीजिए, मैंने कई बार ये बात बताई है कि अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर जस्ट सॉइल का सिद्धांत लागू होता है। मतलब वही व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनता है जो उसकी भूमि पर पैदा हो। हमारे यहाँ केवल सिटीजन हो, चाहे बाय बर्थ हो, चाहे उसने रजिस्ट्रेशन से ली हो, चाहे उसने नेशनलाइजेशन से ली हो, मतलब देशीकरण पंजीकरण, और चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड लैंड हो, मतलब अधिमूल्यन भूमि हो, जिसे हम अधिग्रहण क्षेत्र कहते हैं। किसी भी तरीके से, बस फर्क की शर्त केवल क्या है? नागरिक। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष होनी चाहिए। वो न्यूनतम कितने आयु का हो? 35 वर्ष। तीसरी शर्त यह है कह रहा कि राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। सदस्य होना नहीं कह रहा है। एक प्रश्न यहां पर भी पूछा जाएगा कि कौन सा सदन ऐसा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो यही हो। बात समझ रहे हैं? तो सदस्य होने की योग्यता की बात कर रहा है। और चौथी शर्त कहता है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, मतलब समझ पा रहे? लाभ के पद पर ना होगा कोई भी लाभ, मतलब ऐसे पद पर ना हो जिससे उसे क्या है? सरकारी चीजें। लेकिन हमने बताया कि हमारे प्रॉफिट ऑफ ऑफिस जो है, लाभ का पद, उसमें 56 पदों को लाभ का पद माना नहीं गया है। जैसे राष्ट्रपति के पद को नहीं माना गया, उपराष्ट्रपति के पद को नहीं माना गया, किसी भी मंत्री हो आप, चाहे राज्य के स्तर पर चाहे केंद्र के स्तर पर नहीं माना गया है। इन सबको लाभ के पद के अंतर्गत, राज्यपाल को नहीं माना गया है। तो हमें 56 नहीं याद करना, हमें समझना। लेकिन सिंपल से ग्रुप डी की भी सरकारी नौकरी लाभ का पद है। बात समझ रहे? ऐसी कोई संस्था जिसमें 25% शेयर सरकार के हैं, वो निजी भी हो, और अगर उसमें आप संलिप्त हैं तो वो लाभ का पद है। मतलब उसके सीईओ वगैरह हैं तो आपको वहां से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो लाभ का पद समझ रहे हैं? ये कह रहा लाभ के पद पर ना हो। तो ये इसकी क्या है? अर्हता या योग्यताएं। ठीक है। अब सर जैसे अमेरिका मूल भारतीय हैं, जैसे उनके बच्चे वहीं जन्मे हैं, वो एज प्रेसिडेंट नियुक्त हो सकते हैं? हाँ, जो यहाँ के भारतीय मूल के, हाँ, तो वो जब उन्होंने वहां के सिटीजन ली है, वो तो हम अपना गौरव दिखाने के लिए नहीं समझ पाए। मैंने इसके बारे में नागरिकता वाले चैप्टर में बताया था। एक्चुअली क्या है, दुनिया में जनजातियां ज्यादा थी, भारत जो था विरासती इसमें योग्य था। भारत के लोगों को जब ब्रिटिश कॉलोनी ने हम पे शासन किया है, तब कई जगह पर शिफ्ट किया, तो हम लोगों ने वहां एग्रीकल्चर किया, वो किया, तो हम लोग धीरे धीरे सत्ता में आ गए, समृद्ध हो गए। तो अब हमें अपना गौरव दिखाना है, अब अपने देश को वो करना है। तो उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं? दिखाते हैं। जैसे आप मान लीजिए, सपोज करो, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने गांव से शहर शिफ्ट हो गया,
उसे अपने गांव से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि उसके अंदर ऐसा कल्टीवेशन हो गया हो कि वो गांव की पद्धति या रीति रिवाजा उनका बहुत विरोध भी महज करता हो, गांव के किसी व्यक्ति को वो पसंद भी ना करता हो, फिर भी गांव के लोग लेकिन गौरव महसूस करते हैं कि देखिए हमारे घर का आदमी, हमारा बेटा है, हमारा वो है, हमारा वो है। करते या नहीं करते? अगर ये सब चीजें ना हो तो भारत में जाति और क्षेत्रवाद की राजनीति कम हो जाए, धर्म की राजनीति कम हो जाए, लिंग के आधार पर राजनीति कम हो जाए। इसी के आधार पर राजनीति ये होती है हमारे यहाँ। कारण क्या है कि देखिए हर आदमी कुछ न कुछ की वजह से जुड़ाव महसूस करता है। अब जैसे सोसाइटी में कुछ लोग धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस कर लेते हैं, कुछ जाति के आधार पर कर लेते हैं, लिंग के आधार पर भी कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 लोग खड़े हों किसी पार्टी में और वहां पर मान लीजिए 2 आप लोग गए, उसमें से पता चले 3 लड़कियां और 7 लड़के थे। अब एक लड़की जब एंट्री मारेगी तो वो किधर जाके शिफ्ट होगी? जाके वो लड़कों के साथ जाके खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो जुड़ाव महसूस कहां कर रहे हैं। बात को समझे। तो भारत में ये चीजें हैं, भारत में लोग ह्यूमन को ह्यूमन कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा। तो योग्यताएं समझ में आ रही। देखिए कहानी वैसे मुझे एक याद आ रही है, बताओ तो हम सुना नहीं। भारत की हम एक स्थिति बताते हैं, आपने जब प्रश्न वो कर दिया तो फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हम हमेशा ये बात कहते हैं अंधानुकरण मत करे कभी भी कोई किसी का भी, लेकिन निष्ठा या हम कहें श्रद्धा जरूर होनी चाहिए जीवन में किसी न किसी के प्रति। गीता में भी लिखा है कि अगर आपको किसी के प्रति श्रद्धा या निष्ठा नहीं है तो आप कभी लाभ नहीं पा सकते। संशय हमेशा हानि देता है और निष्ठा या श्रद्धा हमेशा क्या देता है। अब मैंने कई बार क्लास में इन चीजों पर बोला भी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, आप अगर संक्षेप में, बहुत बहुत बड़ी कहानी है। नरेंद्र दत्त का नाम सुना होगा, यही स्वामी विवेकानंद बने। आपको पता होगा बचपन से पढ़ने में बहुत अच्छे थे या नहीं थे? बहुत लॉजिकल थे। कहते हैं कि जहां ये सरवाइव कर रहे थे वहीं पर एक व्यक्ति उस समय ऐसी उनके बारे में कल्पनाएं चलने लगी। पहले उनकी बीवी तक ने उन्हें पागल समझा, मूर्ख समझा, जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस। उनकी खुद की बीवी कहती थी ये महज पागल व्यक्ति है। बात समझे? खुद का घर वाले भरोसा नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो उनसे लोग टच जुड़ते थे वो कहते थे कि इस व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअलिटी है और ये व्यक्ति मां काली से या जो भी देवी जिनकी वो पूजा करते थे उनसे प्रत्यक्ष रूप से संवाद करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है। विवेकानंद ने भी ये बात सुनी और वो बहुत लॉजिकल व्यक्ति थे, कहा कि महज बेवकूफी बड़ी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कहते हैं कि विवेकानंद उन्हें जाते थे सुनने के लिए और हमेशा उनका विरोध करते थे और हर चीज पर विरोध ही विरोध करते थे। और विरोध करने के बाद विवेकानंद ने जो बहुत किंचित कहानियां उनके बारे में जो सुनी, उन्हें काउंटर करने को उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जो इनके शिष्य या चेला रामकृष्ण के कह रहे हैं हम खुद इसका परीक्षण एक बार करके देखते हैं। कहते हैं कि एक बार उन्होंने कहा कि हम बिस्तर हम खुद लगाएंगे और उस बिस्तर में जो भी उन्होंने छुपाया हो, लोग कुछ लोग कहते हैं कि सिक्का छुपाया और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ और छुपाया, और कहते थे कि वो पूरी परिस्थिति हमेशा रामकृष्ण परमहंस जान जाते थे कि हमारे साथ आसपास सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है। इतना उनका मतलब तीव्र विजुअलाइजेशन था। ये स्थिति जब सुनने में आई तब विवेकानंद कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी नहीं बताया और उन्होंने सिक्का उस बिस्तर के नीचे छुपाया था। और रामकृष्ण परमहंस आए और उन्होंने कहा कि नरेंद्र कब तक परीक्षण लेता रहेगा तू, मैं समझा, निकाल ले। विवेकानंद दंग रह गए और कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जब मृत्यु होने वाली थी तब वो एक संक्रामक बीमारी से वो पीड़ित थे और वो संक्रामक बीमारी जिससे उन्हें वो खखार जो निकालते थे, कहते हैं कि वो अगर कोई छींटे भी पड़ेंगे तो वो बीमार हो जाएगा। उनके सभी शिष्य धीरे धीरे क्या होते चले गए, छोड़कर चले गए। अब विवेकानंद ने कहते हैं कि जब कुछ लोग मुट्ठी भर बचे तो उन्होंने कहा कि गुरु कभी भी गलत चीज हमें नहीं देगा, और वो दिखाने के लिए निष्ठा, इस बात में क्या है सच्चाई बताते हैं कि वो खखार एक दिन विवेकानंद ने खुद पी ली, केवल इस बात को साबित करने के लिए कि हमारे गुरु के प्रति हमें निष्ठा कितनी। और कहते हैं जीवन में उस सिक्के वाले के दिन के बाद रामकृष्ण परमहंस पर कभी संदेह नहीं किया। और आपको पता है विवेकानंद जिस समय रामकृष्ण से जुड़ रहे थे उस समय क्या उनके घर में कम समस्याएं थी?
बहुत समस्याएं थी, और फिर भी वो चाहते थे कि ये जुड़े आकर, क्योंकि उन्होंने वो देखा था पोटेंशियल। और आपको पता होगा विवेकानंद की थॉट प्रोसेस, विवेकानंद की किताबें, विवेकानंद की जो भी हैं, जिन्होंने हमेशा कहा कि आत्मबल, अध्यात्म और कैसे कैसे खुद को विकसित करो तब दुनिया को आप विकास कर सकते हो। ये शिक्षा दुनिया को देने वाला कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ तो विवेकानंद। तो हम बताना आपको ये चाहते हैं कि गीता में वो बातें लिखी गई और लोगों ने जिन्होंने फॉलो की, उन आप सोच कर देखिए उसका लाभ मिला है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि निष्ठा या श्रद्धा जो होती है वो बहुत कुछ भी देती है, लेकिन भारत में आपको पता चीजों का क्या चलता है, अंधानुकरण चलता है। भारत में पर्टिकुलर हम लोग थोड़े दिन अंधानुकरण करते हैं और क्षणिक हवा आई और हम क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। होती या नहीं होती? और इसीलिए जब मैं ये बातें बोलता हूं कि कुछ ऐसी चीजें होती जो परमानेंट होती हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हमने यह देखा है लोगों को परमानेंट कुछ है ही नहीं, है ना। आप खुद समझिए, जान देने वाला प्रेम एक दूसरे व्यक्ति के एंट्री से जान लेने में परिवर्तित हो जाए, ये परमानेंट फीलिंग। हाँ बाप समझिए, घृणा कब किस क्षण प्रेम में परिवर्तित हो जाए, जबकि ये कहा जाता पसंद नापसंद घृणा प्रेम स्थिर अवस्थाएं हैं, जिससे हैं उससे हैं और जिससे नहीं है उससे फिर नहीं है। ठीक, तो बहुत डिफरेंस है। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। निष्ठा जो हमारी होती, श्रद्धा थोड़ा आध्यात्मिक से संबंध कर जाता है, और निष्ठा जो होती है वो उसी पर बेसिस पर होती है। चलिए हम लोग बैकअप आते हैं उपराष्ट्रपति के। हमने क्या आपको बताया यहाँ तक? निर्वाचन समझ में आ गया, निर्वाचक मंडल, योग्यताएं बता दी। अब हम बात बताते हैं पदावधि। पदावधि सामान्यतः इसकी 5 वर्ष की ही होती है, लेकिन अगर ये चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को, सॉरी राष्ट्रपति को। बताइए खुद ही को कैसे देगा त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति। अब हटाने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा यहीं पर समझेंगे। हटाने की प्रक्रिया क्या है इसकी? समझो, देखिए पहला तो कहा जाए कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, तो नहीं। इसमें एक प्रोसेस होती है कि अगर उसने कुछ गलत किया है तो 14 दिन पूर्व उसे नोटिस दे दो। कितने दिन पूर्व? 14 दिन। दूसरा कहा जाता है कि राज्यसभा में साधारण बहुमत से एक संकल्प पत्र पारित कर दो। बहुमत याद रखेंगे, कैसे बहुमत? साधारण। और उसके बाद तीसरा है कि लोकसभा भी इस पर सहमत हो जाए। अगर ये 3 स्टेप पूर्ण हो गए तो राष्ट्रपति को उस दिन से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का है। त्यागपत्र अपना किसे दे सकता है? मतलब राष्ट्रपति को दे सकता है। और मैंने क्या बताया? और ये हटाने की प्रक्रिया में 3 स्टेप याद रखेंगे। महाभियोग जो राष्ट्रपति में लगता है वो यहां पर लगता नहीं। बात क्लियर? अब देखिए अगली बातें समझे अच्छे में। कहते शपथ किसके समक्ष लेगा? ये भी राष्ट्रपति के समक्ष लेगा। ठीक, फिर जब इतना सब करेगा तो पैसा चाहिए नहीं चाहिए? परिलब्धि। इसमें एक बात पूछी गई, ध्यान से पूछा जाएगा क्या उपराष्ट्रपति के रूप में इसे कोई वेतन मिलता है? तो हम कहेंगे नहीं। किसके रूप में मिलेगा? एक पदेन सभापति के रूप में। पदेन सभापति किसका है? राज्यसभा। और तीसरा, हमें अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब भी इसे मिलता है। 2 रूप में ही इसे वेतन मिलता है, या तो पदेन सभापति के रूप में, और अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। जिस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तभी नहीं, तब नहीं होगा। बात समझ रहे? सिंपल ये है ऑफिस, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके बारे में। गड़बड़ हो गया।
ज्यादा तेज धड़क रहा है, नहीं समझ रहे हो? दिल परेशान करता है धड़क धड़क कर, नहीं? अच्छा, ये मिल जाए अकेले में तो हिसाब ले लूं इससे, अकेले में मिलता नहीं है तो क्या करें? सही नहीं लग रहा है, हैं? लग रहा है जेब में डाल लें। सही है। बस। तो कहाँ तक आपको परिलब्धि हमने बता दिया। अब थोड़ा सा समझेंगे यहां पर एक चीज और समझने वाली है। हमसे ये पूछ लेते हैं वो कभी कभी कि कार्य क्या है इसके। कार्य तो दो ही कार्य इसे सौंपे गए। एक तो कहा कि तुम पदेन सभापति के रूप में कार्य कर दो, और दूसरा कहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ध्यान से समझें। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पूछा जाता है कि अधिकतम कितना काम कर सकता है, तो केवल 6 माह। ठीक है, कितना? 6 माह। समझ आ रही बात? अब दो ही कार्य इसे सौंपेगा, और कोई पूछा जाए कि क्या और कोई काम दिया क्या, और इसे कोई काम दिया नहीं। अगली बात यहां से समझें, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में क्या अंतर है, यहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उपराष्ट्रपति में, सॉरी। ठीक, तो देखिए क्या होता है। यूएसए का राष्ट्रपति अगर पद से वंचित कर दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो शेष अवधि के लिए करेगा। मतलब समझेंगे थोड़ा सा। जैसे सपोज करो 4 साल का कार्यकाल अमेरिका में राष्ट्रपति का होता है। 1 साल बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया और वहां से उसे पद से हटा दिया गया। कार्यकाल बचा है 3 साल का। और अगर उपराष्ट्रपति अब वहां क्या बना दिया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, मीन्स राष्ट्रपति ही बना दिया जाएगा, और वो अगले 3 साल तक यथावत रहेगा। बात समझ? और देखिए इतनी बार इंपीचमेंट अमेरिका में लगाने की कोशिश की है, लेकिन कभी लग नहीं पाए। ठीक। दूसरी समझे, भारत में क्या स्थिति बनेगी। भारत में केवल 6 माह के लिए ही क्या बन सकता है, इसलिए यहां पर क्या कहा गया, इसके लिए एक टर्म यूज करता है, लेकिन सुपर हिज फ्लूनेस हाई, फ्लूनेस, सुपर हिज फ्लू हाईनेस बोलते हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं, सुपर हिज फ्लू हाईनेस। ये पूछा गया है टर्म, ध्यान से। ये पूछा जाता है सुपर हिज फ्लू हाईनेस किसके लिए यूज किया जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए। क्यों यूज किया जाता? कहा जाता है कि जितनी इसके पास योग्यताएं हैं उस हिसाब से इसे संविधान में काम नहीं दिए गए। बात समझे? तो ये पूछा जाए किसके लिए यूज करते हैं हम, उपराष्ट्रपति के लिए। और क्यों यूज करते हैं, ये बात समझ आ रही? क्योंकि इसके पास जितनी योग्यताएं हैं उस हिसाब से उसे हमने काम नहीं दिया। जैसे सपोज करो तुम पीएचडी होल्डर व्यक्ति जो किसी सब्जेक्ट का हो, और उससे तुम कहो कि किसी बच्चे को जाके एबीसीडी सिखाओ, तो मीन्स सुपर हिज फ्लूनेस फुल हाईनेस है उसके साथ। बात समझ है? तो हमने क्या क्या उपराष्ट्रपति में देख लिया। निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन मंडल कैसे होता है, पद, शपथ, पदावधि हो गई ना, और क्या बता दिया, तुलना भी बता दी, हटाने की प्रक्रिया भी बता दी, कार्य भी बता दिए। इसके अलावा अब कभी कभी उन्होंने आर्टिकल पूछे हैं संक्षेप में, तो रिव्यू के फॉर्म में लिखेंगे। आर्टिकल 63 तो बता दिया था क्या है, पद। आर्टिकल 64 लिखेंगे, पदेन सभापति, इसी में लिखा गया है। आर्टिकल 65 लिखेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। आर्टिकल 66 में चुनाव इसका दिया है, और आर्टिकल 67 में इसका हटाने की या पदावधि और हटाने की प्रक्रिया, क्योंकि क्लॉज बी में हटाने की प्रक्रिया।
लिख लिया। 68 में इसके रिक्ति भरने के बारे में दे दिया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मत लिखना 68। 69 लिख लो, 69 में शपथ है इसकी। 69 में क्या है? शपथ है। अच्छा 70 समझ लो, लिखना मत। 70 में दिया है, जैसे हमने ये तो बता दिया कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कब काम करेगा, कुछ अन्य अक्षमताएं बन जाएं अगर, और उन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य करने पड़ जाएं, ठीक है, ये नहीं डिफाइन है कौन सी अन्य अक्षमताएं, तो उनमें उसकी पावर भी किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास है। ठीक, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 70 में। 71 में लिखे इसके चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर उत्पन्न हो जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। पेपर में इतना अगर आपको कवर है तो उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इतनी बातें हमें उपराष्ट्रपति में जाननी थी। ठीक है, अब अगला जो हम आपको समझाने जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री।